सांख्यिक आधारित जब आप शोध करते हैं तो अगला चरण इसका क्या होगा। जब आपने शीर्षक तय कर लिया है, आपने भूमिका लिख दी है, सबसे महत्वपूर्ण भाग मैं समझता हूँ सिनॉप्सिस का होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या इसको कह लीजिए साहित्य की समीक्षा। तो ये आप कैसे करेंगे, है ना। इसमें सबसे 4 बातों का बहुत ज़रूरी है। पहली बात इसमें जो ज़रूरी है वो है कि आप एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क तय कर लेंगे। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब है कि एक सैद्धांतिक ढांचा या सैद्धांतिक तंत्र जो है उसका आप चुनाव कर लेंगे, और ये आपको बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जिस विषय पे आप शोध करने वाले हैं उसको किस परिप्रेक्ष्य से देखने वाले हैं। अब कुछ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं कुछ 1-2 थियरीज़ का नाम ले लेता हूँ, सैद्धांतिक थियरीज़ का, सिद्धांतों का, जिसके बारे में आप समझ जाएंगे कि आपको वो थियरीज़ क्या कहती हैं। जैसे यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस एक सैद्धांतिक जो है ना ढांचा है जिसके द्वारा आप एक विषय का विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा होता है कल्टीवेशन थियरी। ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेशन थियरीज़ हैं, तो आपको ऐसी थियरी का चयन करना पड़ेगा जो आपके विषय से तालमेल रखती हैं और जो प्रासंगिक हैं। तो आप थियोरेटिकल विषय जब ले लोगे तो वो थियोरेटिकल जो है ना थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ही आपको कुछ सवाल देता है। अगर आप इसका समीक्षा ऐसे कुछ थियरीज़ को पढ़ेंगे जिसके आधार पर शोध किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि जो है किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो वो सवाल आप लगभग वैसे ही ले सकते हैं या थोड़ा उनका अमेंड कर सकते हैं उन सवालों को अपने डिसर्टेशन के अंदर। तो मूलतः बात यह है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आपको एक परिप्रेक्ष्य देता है, एक झरोका देता है, जिसके माध्यम से आप उस विषय को देखते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि आप सामग्री कैसे इकट्ठी करेंगे। अब ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो रिसर्च आर्टिकल्स, जो रिसर्च जर्नल्स में छपे हैं, उस पे ज़्यादा जोर दें, उस पे ज़्यादा बल दें, उनकी आप समीक्षा करें। किताबों की जो है ना समीक्षा आप कम करें। मैंने ऐसे बहुत सी पीएचडी थीसिस देखी हैं जिसमें किताबों का ज़्यादा जिक्र किया गया है, रिसर्च आर्टिकल्स का कम किया गया है। किताबें जब छापी जाती हैं तो उसको 2-3 साल तक लिखा जाता है, फिर वो प्रकाशक के पास जाती हैं, वो 1 साल लेता है, जब तक आपको मिलती हैं तो 1-8 साल और गुजर जाता है। कहने का मतलब ये है कि किताबों में प्राय आपको थोड़ी पुरानी जानकारी मिलती है, और रिसर्च आर्टिकल्स में जो आपने इस साल ही देखे होंगे या पढ़े होंगे उसमें आपको ज़्यादा प्रासंगिक और नई जानकारी देखने को मिलती है। तो जब आप एक अच्छी पीएचडी वो होती है जो नई सामग्री लेकर उस पर कुछ सवाल ढूंढने की कोशिश करती है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी समस्या का या किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, साहित्यिक अध्ययन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके देश में ही प्रकाशित हो। कहीं भी हो सकती है, वो नेशनल हो सकती है, वो इंटरनेशनल हो सकती है, वो इंटरनेशनल जर्नल्स में छप सकती है, वो नेशनल जर्नल्स में भी छप सकती है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। सामग्री से आप बंधे ना रहें। जहाँ भी आपको उचित सामग्री मिलती है उसका आप गहराई से अध्ययन करें। और एक बात है रिव्यू ऑफ लिटरेचर और सामग्री को लेकर कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिन सवालों पे, जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं या आप अखबारों में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये रहेगी कि आप उस विषय में जो सामग्री उचित छपी है उसका आप जो अध्ययन करें। मगर ज़रूरी नहीं है कि केवल आप उस माध्यम से ही बंधे रहें। अर्थात कि अगर आप समझिए सोशल मीडिया पे अपनी रिसर्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपको थोड़ी कम सामग्री मिली है, मान के चलिए, तो आप टेलीविज़न में जो उसी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से टेलीविज़न विषय पे जो अध्ययन किया गया है उसको भी आप ले सकते हैं। तो आप केवल माध्यम से बंधे नहीं रहें, आप केवल कहाँ पत्रिका छपी है उससे बंधे नहीं रहें। आप ये सबकी छूट है, जब तक वो सामग्री, छपी हुई सामग्री आपसे संबंधित है, आपके विषय से संबंधित है, उसको आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 बातें आपको सामग्री से संबंधित आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक बात और ध्यान कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदी में ही हो, किसी और भाषा में भी हो सकती है। सामग्री इकट्ठे करने का एक तरीका और है। अगर आपके पास सामग्री थोड़ी कम है और विषय इतना नया है कि उसमें सामग्री आपको थोड़ी कम मिलती है, जैसे मैंने बताया, तो आप विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे समझिए अगर कोई बहुत बड़ी संस्था है या टेलीविज़न में बहुत बड़ी संस्था है या टेलीविज़न स्टेशन के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनसे भी आप सामग्री
इंटरव्यू करके ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही उचित और बड़ा ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी सामग्री कुछ ले सकते हैं। हालांकि प्राय होना ये चाहिए कि इंटरव्यू के द्वारा जो आप सामग्री इकट्ठी करते हैं वो लगभग थोड़ी कम होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि कम होनी चाहिए, मगर ज़्यादातर जब कोई पीएचडी थीसिस पढ़ता है तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देता है कि रिसर्च आर्टिकल्स आपने कितने देखे हैं, क्या अभी हाल में जो छपा है वो देखे हैं, या 10-15 साल पहले जो सामग्री छपी है उसको आपने ली है। इसलिए मैंने कहा था कि जो हाल में जो छपी है 5-10 साल में, या जो हाल 1-2 साल पहले जो सामग्री छपी है किसी रिसर्च जर्नल में, उसको आपको लेना चाहिए। अच्छा, अब तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो आपको एक रिसर्च गैप, है ना, एक रिसर्च गैप ढूंढना चाहिए। अब ये गैप क्या चीज़ होती है इसको आप समझ लें। गैप का मतलब ये है, या जो अंतर है उसका मतलब ये है कि अभी तक जो सामग्री छपी आपको देखने को मिली है और जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं, वो सामग्री आपके को किसी तरह से आपके लिए परिपूर्ण नहीं है। इसके अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पिछले मैंने रिकॉर्डिंग में ये बताया था कि हम महामारी पे कुछ अध्ययन कर रहे हैं। अब अगर महामारी पे आपको कुछ लेख कम्युनिकेशन जर्नल्स में या जर्नलिज्म के जर्नल्स में देखने को मिले हैं जो समझिए मूलतः आप आम जनता के बीच में किए गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने अभी तक जिस सामग्री का अध्ययन किया है वो हम सर्वेक्षण आधारित हैं और आम जनता के बीच में किए गए हैं, मगर जो हॉस्पिटल से जो पेशेंट निकल कर आए हैं उन पे वो अध्ययन नहीं किया गया है। तो अगर आप उस पर अध्ययन कर रहे हैं तो ये गैप है, क्योंकि जो व्यक्ति महामारी से प्रभावित हुआ है और ठीक हुआ है, उसकी समझ और उसकी जानकारी, उसके अनुभव महामारी के बारे में दूसरे बिल्कुल अलग और भिन्न होंगे बनस्पत उस व्यक्ति के जो केवल इस विषय के बारे में कुछ पढ़ चुका है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर ये हो सकता है। एक लेख ये हो सकता है कि आप उन परिवार वालों से बात करें जिसके घर में महामारी से कोई व्यक्ति का देहांत हुआ है ना, वो भी हो सकता है। या अखबार के अंदर या टेलीविज़न स्टेशन पे जो समाचार दिए जाते हैं उसमें जो है महामारी से प्रभावित या जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस डेथ को कैसे कवर किया गया है, ये मैं समझता हूँ बड़ा ही अनोखा परिप्रेक्ष्य रहेगा कि हाउ इज डेथ डिस्क्राइब्ड, है ना, डेथ का वर्णन कैसे किया गया है। क्योंकि लोग ये अक्सर कहते हैं, जो पत्रकार लोग हैं, कि हमारे पास हेल्थ का, स्वास्थ्य का कवरेज बेसिकली डेथ का कवरेज होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है किसी बीमारी से तो उसका हम कवरेज करते हैं, मगर जब वो किसी बीमारी से गुजर के निकल रहा होता है उसका वर्णन कम करते हैं। तो डेथ भी एक होता है कि एक अखबार के अंदर या 2 अखबारों के अंदर डेथ का कवरेज कैसे किया गया। आपको प्राय ये देखने को मिलेगा कि डेथ का कवरेज जो होता है वो पहले पृष्ठ पर आता है या उसको 2 कॉलम का समाचार में छापा जाता है। इस तरह की बातें जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरी तरह से भी आप जो है महामारी के कई दूसरे परिप्रेक्ष्य होते हैं जिसके द्वारा आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे रोकथाम की जानकारी जो है सरकार कह रही है, WHO ने इस बात को कहा है, अमेरिका द्वारा स्थित जो है CDC ने यह बात कही है, हिंदुस्तान के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे ICMR वो लगातार जो है अपने नोटिफिकेशंस निकालते रहता है, अपनी जानकारी देता रहता है कि आपको हाथ धोना चाहिए, हाथ को इस तरह से धोना चाहिए, जब बाहर से आते हैं तो हाथ धोना चाहिए, मुंह पे फेस कवर लगाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बात कहते हैं। ये तो सब कह रहे हैं संस्थान, मगर इसका कवरेज अखबारों के अंदर कैसे दिया गया है, या पहले पृष्ठ पे दिया गया या दूसरे पृष्ठ पे दिया गया है, किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है, इसका आप न्यूज़ कवरेज का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये बात होगी गैप के बारे में। और अगर आप सही गैप का चयन कर लेंगे तो आपका जो शोध है वो प्रासंगिक होगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हमारे पास ज्ञान धीरे धीरे किसी विषय से संबंध बढ़ रहा है, उसका कैसे अध्ययन हो रहा है, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। चौथी बात, और ये मैंने जैसे आपको बताया, मैंने काफ़ी PhD थीसिस में देखी है कि इसको कैसे लिखेंगे आप। जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ ऐसे PhD थीसिस देखी हैं जो एक किताब का वर्णन करते हैं 1-2 पैराग्राफ के अंदर, फिर अगले किताब का वर्णन करते हैं, फिर तीसरी किताब का वर्णन करते हैं, फिर चौथे लेख का कर देते हैं। तो मतलब टुकड़े टुकड़ों में इसका वर्णन किया जाता है। साहित्यिक समीक्षा ऐसे नहीं की जाती है। आपको सबको मिलाकर जो है ना, एक जो आपका ज्ञान निकल कर आता है वो इसको बताना चाहिए। अब जैसे समझिए आप रिसर्च आर्टिकल्स कर आपका अध्ययन कर रहे हैं और आप ये मान के चलिए कि अमेरिका किसी अखबार के अंदर H1N1 का कवरेज जो पहले किया गया होगा या हाल में जो महामारी हुई है कोरोना वायरस के, उसका वर्णन किया गया होगा।
तो आप इसके अंदर आप देखेंगे कि उसने बहुत सारे उद्देश्यों के जवाब दिए हैं। उसने उद्देश्यों का ये हाइपोथेसिस लेके उस पर चर्चा की है, और उन हाइपोथेसिस में आपके काम की केवल 2 हाइपोथेसिस हैं, क्योंकि वो 2 हाइपोथेसिस आपकी हाइपोथेसिस से मिलती जुलती हैं। तो इसका कैसे करेंगे? तो आपको पूरे उस रिसर्च आर्टिकल की समरी देने की ज़रूरत नहीं है, उसका सारांश देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 2 हाइपोथेसिस लेंगे और उसका वर्णन करेंगे। आप कहने का मतलब ये है कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो आपको अपने हाइपोथेसिस या जो उद्देश्य से आप जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित ही उस पत्रिका के प्रकाशित लेख से वो चीज़ को निकालनी चाहिए, और ये सब लोगों को इकट्ठा करके आपको देखना चाहिए कि भाई आपने जो समीक्षा की है उसके अंदर इतनी जो है सर्वेक्षण बेस थी, इतनी एक्सपेरिमेंटल बेस थी, इनकी हाइपोथेसिस ये थी, इनकी जानकारी ये थी, और इस जो समीक्षा में आपको बताना चाहिए कि कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई, किन लोगों से बातचीत की गई थी, सर्वेक्षण किया गया था या कोई और तरीके से जानकारी इकट्ठी की गई थी। इन बातों की जानकारी जो है आपको अपने समीक्षा में लेख के अंदर देनी चाहिए, और समीक्षा जो है आपको फिर लीड करती है मेथडोलॉजी सेक्शन के अंदर, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी तार्किक जो एक कंटिन्यूटी होती है, लॉजिकल कंटिन्यूटी और थीमेटिक कंटिन्यूटी जो थीसिस में चली आनी चाहिए, वो आपको अपने डिसर्टेशन में या अपने पीएचडी थीसिस में बतानी चाहिए। नमस्कार।